हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद रू। आज हम मैकेनिक्स 2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसका चैप्टर फर्स्ट हम इस वीडियो में अभी शुरू करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जिन बच्चों का बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, जो बीए के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स है, उनको भी टर्म्स क्लियर हो जाएं, वो भी इनके साथ फैमिलियर हो जाएं और उनको भी ये इजी लगे। ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है एनालिटिकल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है। अलग अलग कंडीशंस पे एनालिसिस करेंगे हम। किन चीज़ की कंडीशन पे? इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब है, मान लो ये एक बॉक्स है और इसके ऊपर मैं इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ और इधर से भी फोर्स लगा रही हूँ। ठीक है। और क्या हो, ये दोनों फोर्सेस जब इक्वल हो जाए और ये जो बॉक्स है ये हिले ना, स्टेबल रहे अपने उस जगह से, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है। कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब क्या है? ऐसी फोर्सेस जो एक ही प्लेन में लग रही हो। इसको आप कुछ इस तरीके से, कोप्लेनर का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप ऐसे समझ लो कि ये एक पेपर है और इस पर मैंने ये एक पॉइंट बना दिया। ये जो पॉइंट्स हैं ये कोप्लेनर है। बट जैसे मान लीजिए आपका रूम है और उसमें जो फैन होती है वो कोप्लेनर नहीं है, क्योंकि जैसे किसी चीज़ की डायरेक्शन या उसका जगह बताने के लिए अगर आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ रही है, दैट इज़ कॉल्ड कोप्लेनर। एक ही प्लेन में जो लाई करती हो। एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब है, या तो मान लो वो एक्स वाई में है, या तो फिर वो वाई जेड में है, या फिर जेड एक्स में है। ठीक है, समझ गए? फर्स्ट थ्योरम हम करते हैं। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इसकी सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट ही है मैकेनिक्स 2 में, बिकॉज बहुत लिमिटेड थ्योरम्स हैं और एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती हैं। ठीक है, लिमिटेड है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिपीट भी हो ही जाती हैं। तो इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी केप्ट इट इन इक्विलिब्रियम, दे मस्ट बी कोप्लेनर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, थ्योरम में क्या बोला है इसने, कि अगर मैं किसी एक रिजिड बॉडी पे, रिजिड बॉडी इन द सेंस कि लाइक बॉक्स हो गया या फिर कोई बुक हो गई, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर अगर मैं 3 फोर्सेस एक्ट करवा रही हूँ, जैसे हमने ये बॉक्स लिया था और इस पर 3 फोर्सेस लग रही हैं लाइक दिस। ठीक है। सॉरी, अगर 3 फोर्सेस, ये तीनों की तीनों जो है वो इस तरीके से लगाई गई हैं कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो अपनी जगह से नहीं हिल रही, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, स्टेबल है, दे मस्ट बी कोप्लेनर। तो ये जो तीनों फोर्सेस होंगी इस कंडीशन पे कोप्लेनर होंगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। चलो प्रूफ पे। लेट द 3 फोर्सेस P, Q, R act along lines A, B, C respectively, keeping the rigid body in equilibrium। क्या कहता है? आपकी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी, ये कंडीशन में था। तो हमने 3 फोर्सेस के नाम दे दिए, P, Q और R। और ये जो इनका लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? A, B और C। इसको आप अब डायग्राम की हेल्प से देखो। ओके, देखो जैसे ये है था अपना C लाइन ऑफ एक्शन, इस पर जो फोर्स लग रही है ये, इस फोर्स को नाम दे दिया R। ठीक है। ये अपना A लाइन ऑफ एक्शन था और इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया P। ये अपना B लाइन ऑफ एक्शन है और इस फोर्स को मैंने नाम दे दिया है Q। क्लियर है बात यहाँ तक? नेक्स्ट में कहता है टेक अ पॉइंट A ऑन द लाइन ऑफ एक्शन B ऑफ Q। ये जो हमारा B ऑफ Q वाला जो एक्शन पॉइंट है, ये वाली, इस पर हमें जो है वो एक लाइन लेनी है, एक पॉइंट लेना है A और इस पर एक लाइन बना देनी है, ये AB। आप डायग्राम से डायरेक्ट देख लो कि लाइक ये अपना लाइन ऑफ एक्शन था AP और यहाँ पर हमने क्या किया, A पॉइंट ले लिया और इस वाली पे एक पॉइंट ले लिया है B, एक स्ट्रेट लाइन ली है। ठीक है, एक लाइन में फोर्स एक्ट कर रहा है। देन द फोर्सेस P एंड Q मीट्स अ स्ट्रेट लाइन AB। अब यहाँ पे एक B पॉइंट लिया, एक A पॉइंट लिया, अभी एक स्ट्रेट लाइन से मीट हो रही हैं आपस में, जो दोनों फोर्सेस हैं P और Q। देयर मोमेंट्स अबाउट AB सेपरेटली वैनिश। ये
ज़ीरो हो जाएंगी, वैनिश होने का मतलब है गायब हो जाएंगी, मतलब ज़ीरो हो जाएंगी। ये कैसे है? आपने मैकेनिक्स 1 पढ़ी थी, उसमें एक चैप्टर था मोमेंट्स, कुछ बच्चों ने स्किप कर दिया होगा, बट मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि इफ़ अ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, कोई भी कोप्लेनर फोर्सेस हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, हमें कंडीशन तो यही दे रखी है ना, तो जो एल्जेब्रिक सम होता है ना मोमेंट्स का, वो किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और हम कह सकते हैं सिंस द रिजल्टेंट इज ज़ीरो हैंस द मोमेंट इज ज़ीरो, ठीक है। तो ये बात इसने यहाँ पे भी लिखी है आगे, कहता है ऑल्सो सिंस पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है, द सम ऑफ देयर मोमेंट्स अबाउट ए बी इज ज़ीरो, तो अब उनका जो सम होगा वो क्या रह जाएगा? ज़ीरो रह जाएगा। हैंस द मोमेंट ऑफ आर अबाउट ए बी इज ज़ीरो, तो जो मोमेंट बनेगा आर के ऊपर वो क्या रहेगा? अब ज़ीरो रहेगा, बिकॉज ये मतलब पीछे हम पढ़ चुके हैं, ये मोमेंट्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ लिखा है, ठीक है। इनके प्रूफ भी हमने पीछे कर लिए हैं। हैंस आइदर आर इज ज़ीरो, मतलब जो हमारा रिजल्ट जो आर फोर्स थी वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, या फिर जो लाइन ऑफ एक्शन सी है, यानी कि जहाँ पर ये अपनी फोर्स थी आर वाली, ये वाली मीट्स ए बी और इज पैरेलल टू ए बी। अब एक बात सोचो कि अगर ये या तो ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो नहीं होगा तो ये जो ए बी लाइन है वो कहीं ना कहीं मीट करेगी अपने इस फोर्स को, उसको इसने नाम दे दिया है डी, ठीक है। मतलब या तो वो पैरेलल हो सकती है या फिर कहीं ना कहीं मीट होएगी, दो ही चीज़ें पॉसिबल है, कि या तो ये इस जो आर है वो मतलब पैरेलल निकल जाए, या फिर वो कहीं ना कहीं उससे मीट हो जाए। तो आगे कहता है नेक्स्ट में कि बट आर इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन आर ज़ीरो नहीं है। एंड सिंस ए बी इज एनी आर्बिट्ररी लाइन, हमने कोई भी एक मतलब पॉइंट उठा लिया था ए और बी, दैट मीन्स कि ये जो हमारी ए बी लाइन थी ये कोई भी एक आर्बिट्ररी लाइन थी, ऐसे ही मतलब हमने एक पॉइंट उठाया था। तो सी कांट इन जनरल बी पैरेलल टू ए बी, मतलब इन जनरल अगर हम बात करें, हमने एक आर्बिट्ररी लाइन उठाई है ए बी, तो वो आर्बिट्ररी लाइन के पैरेलल होना किसका? सी का, वो क्या है? एक मतलब इन जनरली अगर हम बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कैन नॉट, ये ऐसा हो नहीं सकता। हैंस द लाइन सी मीट्स ए बी इन अ पॉइंट डी, मतलब क्या कहता है, कंडीशंस क्या थी कि या तो आर ज़ीरो हो सकता है, या फिर वो पैरेलल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं ए बी को मीट करेगा, तीन कंडीशंस थी। नेक्स्ट में कहते हैं ये आर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने क्या कहा था, तीन फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, अगर आर ज़ीरो हो गया दैट मीन्स कि कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो ये ज़ीरो तो नहीं हो सकती। और इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो ये पैरेलल भी नहीं हो सकती, तो इसका मतलब बच क्या गया कि जो सी होगा वो मीट ही करेगा ए बी को, तीन कंडीशंस में से दो गलत हो गई हैं, तो जो तीसरी है वही तो फुलफिल होएगी ना। सिमिलरली इफ बी वन पॉइंट ऑन लाइन, ये लाइन है, ऑन लाइन ऑफ एक्शन बी ऑफ क्यू, देन सी ऑल्सो मीट्स ए बी वन इन सम पॉइंट डी वन। ये क्या कहता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक रैंडम पॉइंट बी लिया था, इसी तरीके से मैंने इस पर एक रैंडम पॉइंट बी वन ले लिया, और ये जो अपना ए बी वन वाली लाइन होगी ये कहीं ना कहीं फिर सी को मीट करेगी, और उसको मैंने अपना नाम दे दिया डी वन। यहाँ तक अगर आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं, फर्दर आगे कंटिन्यू कर। देखो आगे कहता है दस द लाइन्स बी एंड सी आर कोप्लेनर। अब जो हमारी बी और सी वाली जो लाइन्स थी वो क्या हो जाएंगी? कोप्लेनर हो जाएंगी। ऐसा क्यों होगा? लाइंग इन प्लेन डिटरमाइंड बाय ए बी एंड ए बी वन, क्योंकि हमारी जो ये ए बी वाली लाइन थी और एक ए बी वन वाली लाइन थी, ऐसे था ना, मतलब एक यहाँ ए था, यहाँ बी था, यहाँ बी वन था, यहाँ डी और यहाँ पे डी वन। अब ये वाली पॉइंट जाके आगे मीट कर रही है अपने सी को, और ये वाली भी मीट कर रही थी सी पे जाके, ये सी वाली लाइन थी। तो कहते हैं ये दोनों को प्लेनर हो जाएंगी, जो हमारी बी और सी थी, यानी कि ये बी वाली लाइन और ये सी वाली लाइन दोनों क्या हो जाएंगी? को प्लेनर हो जाएंगी। बट
ए इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन ए। हमारी ए वाली जो लाइन थी जो हमने ली थी वहां पर एक पॉइंट हमने लेट किया था ए। ये जो पॉइंट है ना ए, वो बी और सी दोनों को कंटेन कर रहा है। दोनों को कंटेन कर रहा है से क्या मतलब है कि ये जो हमने लाइंस ड्रॉ करी थी, लाइक ए बी डी वाली, ये पूरी लाइन मतलब ए डी लाइन और अपना ए डी वन, ये दोनों क्या है, ए से ही तो पास हो रही है ना। अगर ये ए से पास होके लाइन बन रही है तो लाइन तो एक ही उसमें होती है प्लेन में, या एक आप बोल सकते हो एक ही उसको एक्सेस चाहिए होता है, तो वो एक ही एक्सेस में लाई करेंगे। अगर वो एक ही एक्सेस में लाई कर रही है उसका मतलब क्या हुआ, वो एक ही प्लेन में है। तो यहाँ पर पहले हमने क्या कहा कि हमारा बी और सी एक ही प्लेन में है, और फिर हमने कहा क्योंकि ये ए से ही निकल रही हैं तो ये सारे पॉइंट्स किस में हो जाएंगे, अब ए बी और सी तीनों ही क्या है, सेम प्लेन में होंगे, तो ये कोप्लेनर बन जाएगा। बात क्लियर हुई? अगर आपको स्टिल कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइप का। नेक्स्ट थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ रखी हैं। ओके, कहता है इफ थ्री फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन, वही एक कोप्लेनर है, सीधी सी बात है, अपॉन अ रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी पे फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तीन फोर्सेस हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, वही ऊपर वाली कंडीशन की तीन फोर्स लगाई हैं और तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम है, दे मस्ट आइदर मीट इन अ पॉइंट और भी पैरेलल। कहता है अगर ऐसा होता है ना तो ये जो तीनों फोर्सेस हैं या तो वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी तीनों की तीनों, या फिर वो पैरेलल होंगी, ऐसा होगा, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो, तो लेट पी क्यू आर बी द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रिजिड बॉडी एंड आर इन इक्विलिब्रियम, देयरफॉर द फोर्सेस आर कोप्लेनर। ये तो हमने जो गिवन है वही लिखा है कि हमने, हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, हमने उनको नाम दे दिया पी क्यू और आर, और वो किसी रिजिड बॉडी पे लग रही है, इक्विलिब्रियम में है, और वो एक ही प्लेन में था क्योंकि यहाँ लिखा है ना वन प्लेन है। और अगर ऐसा नहीं भी कहते तो हमने अभी पीछे थ्योरम करी थी, मतलब जो फर्स्ट थ्योरम करी है उसमें हमने यही तो प्रूव किया था कि अगर तीन फोर्सेस लग रही हैं और इक्विलिब्रियम पे है वो रिजिड बॉडी तो वो कैसी होगी, कोप्लेनर होगी। तो हमने ये लिख दिया। अब हम दोनों केसेस पे बात करते हैं। दोनों केसेस क्या थे, पहला तो या तो वो पॉइंट पे मीट करेगा या फिर वो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो केस 1 बनाते हैं अपना। ओके, इफ ऑल द थ्री फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, हमने मान लिया कि तीनों ही फोर्सेस पैरेलल नहीं है, मतलब तीनों जो फोर्सेस लग रही हैं ये पैरेलल नहीं है आपस में, देन एटलीस्ट टू ऑफ देम से P एंड Q मस्ट मीट इन अ पॉइंट O। अगर तीनों पैरेलल नहीं हैं, दैट सिंपली मीन्स कि उनमें से कोई दो फोर्सेस ऐसी होंगी जो एक पॉइंट पे मीट ज़रूर करेंगी। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ले लो। हमने कहा कि तीनों अगर पैरेलल नहीं है तो जो दो फोर्सेस हैं, यहाँ पर हमने उसको ले लिया P और Q, ये दोनों ही फोर्सेस किसी एक पॉइंट O पे मीट करेंगी। यही बात इसने यहाँ लिखी है। ठीक है, यहाँ तक। आगे है आर बी द रिजल्टेंट, और हमने लिखा है कि आर जो है वो इसका रिजल्टेंट होगा। आर रिजल्टेंट मैंने यहाँ पे बेसिकली गलत लिख दिया है, हम लिखेंगे सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक रिजल्टेंट बनेगी ओ से, इसको हम रिजल्टेंट कहेंगे। ऐसा क्या होता है कि जैसे दो फोर्सेस अगर लग रही हैं, जिस पॉइंट से वो मीट कर रही हैं उसी पॉइंट से इनका रिजल्टेंट फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट बन जाएगा। ये गलत लिख रखी है लाइन, क्योंकि आर तो हमारा तीसरा फोर्स था ना। फिर क्या है, सिंस पी क्यू एंड आर इन इक्विलिब्रियम। अब हमें क्या कहा था कि जो तीनों फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं, देयरफॉर आर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, इनका एक रिजल्टेंट बनेगा, दो फोर्स हैं तो रिजल्टेंट बनेगा। अब मान लो ये बॉडी यहीं पे है, ठीक है, ये बॉडी है, इस पर ये दो फोर्स लग रही हैं। अगर मैं इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रखना चाहती हूँ, सीधा सा आप खुद सोच के देख लो, एक नॉर्मल सी बात है, मैं चाहती हूँ कि ये बॉक्स अपनी जगह से ना हिले। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स तो ये होगा, इसका मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो भी ये बॉडी है, ये इधर खिसक जाएगी, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा तो ये इधर तो खिसकेगी फिर। तो
इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए जो तीसरी फोर्स होगी वो क्या होनी चाहिए, इसके अपोजिट लगेगी। यानी कि जिस साइड बॉक्स जा रहा होगा उसके अपोजिट साइड से हमें फोर्स लगानी पड़ेगी टू स्टॉप दिस बॉक्स, या इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उसको इक्विलिब्रियम पे रखने के लिए जो हमारा तीसरा फोर्स होगा आर, वो या तो मतलब होगा, मस्ट भी, उसको होना ही चाहिए इक्वल एंड अपोजिट टू द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। इनका जो रिजल्टेंट बनेगा उसके इक्वल और उसका अपोजिट दोनों होना ज़रूरी है। इक्वल होगा तभी तो, जैसे मान लो कि लाइक ये जो रिजल्टेंट है ना, ये 10 न्यूटन फोर्स लग रही है अपनी रिजल्ट पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन फोर्स ही हमें यहाँ से लगानी पड़ेगी, ताकि, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि हम इसको इधर जाने से रोक सकें। सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड सो आर मस्ट ऑल्सो पास थ्रू ओ, और इसलिए इसके इक्वल और इसके अपोजिट जाने की वजह से ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट पे मीट करेगा, आर के थ्रू ही जाएगा। तो हेंस द थ्री फोर्सेस मीट एट अ पॉइंट। और पहली कंडीशन में क्या था कि हमें यही तो दिखाना था कि या तो वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी तो वो कंडीशन कैसी बन रही है, वो कब होगा, जब वो तीनों पैरेलल ना हो। तीनों पैरेलल नहीं है, दैट मीन्स कि उनमें से कोई दो फोर्सेज ऐसी होंगी जो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी। वो अगर एक पॉइंट पे मीट कर रही है तो उसका कुछ रिजल्टेंट होगा, और उस बॉक्स को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हमें उसके इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वो होगी हमारी तीसरी फोर्स। और फिर हम कह सकते हैं कि ये एक ही पॉइंट से तीनों फोर्सेस मीट करती हैं। अब हमें कौन से केस पे बात करनी है, केस 2 पैरेलल वाला। ओके, देखो बहुत ही सिंपल बुक है, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, पॉइंट टू पॉइंट और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इफ टू ऑफ द फोर्सेस P एंड Q आर पैरेलल। अब हमने कहा, पीछे तो हम बात कर रहे थे कि तीनों पैरेलल नहीं है, अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं P और Q, ये पैरेलल हैं, ठीक है। देयर रिजल्टेंट इज ऑल्सो पैरेलल टू देम, तब उनका रिजल्टेंट भी पैरेलल होगा, यही तो हमें प्रूव करना है। अब कैसे है देखो, सिंस आर बैलेंसेस देयर रिजल्टेंट। अब क्योंकि जो भी दो फोर्स लगेंगी, पीछे भी हमने यही काम किया था कि दो फोर्सेस लग रही हैं तो उनका एक रिजल्टेंट बनेगा, उस रिजल्टेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए उसके इक्वल और अपोजिट में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक। यही काम यहाँ होगा फिर से। तो सिंस आर बैलेंसेस देयर रिजल्टेंट, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ आर मस्ट कोइंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। इन दोनों की डायरेक्शन से उसका कोइंसाइड होएगा, ठीक है। हेंस द थर्ड फोर्स आर इज ऑल्सो पैरेलल टू पी एंड क्यू, और इस तरीके से वो फोर्स भी इन दोनों के पैरेलल आ जाएगी। अब देखो, इस पे दो फिगर यहाँ पे दे रखा है, ये फर्स्ट फिगर दे रखी है और ये हमारी सेकंड फिगर है। इनको ठीक से देख लो, एक बार एनालाइज करके देखो। लाइक दो पैरेलल फोर्सेस हैं, तो हो सकता है कि वो इस टाइप से, मतलब एक ही साइड में फोर्स लग रही हो दोनों। अगर दोनों एक ही साइड में फोर्स लगेंगी तो जो इनका रिजल्टेंट बनेगा वो इनका सम निकल के आएगा। और जो हमें हमारी थर्ड फोर्स हमें लगानी होगी वो क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी जिसको हमने आर बोला है। तो अब आप देखो, ये और ये पैरेलल हुए। अब देखो सेकंड कंडीशन में कैसे है कि हमने मान लिया हमारे पास एक फोर्स बड़ी है और एक छोटी है, जिसमें से हमने ये कंडीशन ले ली कि P बड़ा है और Q छोटा है, ठीक है। तो आपने पीछे मैकेनिक्स में पढ़ रखा है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो बड़ी वाली फोर्स की डायरेक्शन में बनता है। जो बड़ी फोर्स होती है, जैसे यहाँ P बड़ी है तो P की डायरेक्शन में रिजल्टेंट बनेगा। तो ये रिजल्टेंट बना और इसको हमें बैलेंस करने के लिए हमारा फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको जो थर्ड हमारी फोर्स होगी वो आर हो जाएगी, जिससे ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहाँ क्या प्रूफ किया कि अगर दो फोर्सेस पैरेलल होंगी तो जो रिजल्टेंट बनेगा या वो भी क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा इनके, जिसकी वजह से हमारी थर्ड फोर्स भी पैरेलल आ जाएगी। तो हमें थ्योरम में क्या दिखाना था कि अगर तीन फोर्सेस लगती हैं और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है तो या तो वो किसी पॉइंट पे मीट करेंगी या फिर वो पैरेलल होंगी, और हमने दोनों ही कंडीशंस दिखा दी हैं, दोनों ही चीज़ें प्रूव कर दी हैं। अगर आप
अभी भी डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।